सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हमें क्लास 11 इकोनॉमिक्स के और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आज पूछे जा सकते हैं। तो चलो यार, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का था? तो ये जो कथन था, ये कथन किसने कहा था? ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का रीजन संसाधनों का एकल प्रयोग भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं अमीर लोग, वो ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, और दूसरी साथ साथ संसाधनों की दुर्लभता। तो अगर वहां पे एग्जाम में पूछेगा भी तो बी और डी इस तरह से दोनों देगा। तो याद रखना, दोनों जो होता है वो आर्थिक समस्या का कारण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी में है, बाढ़ में भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। ये जो है एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया, शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लेटिन शब्द से। जो सांख्यिकीय है उनकी जो लेटिन शब्द है वो किससे हुआ था? तो स्टेटस से। अगला क्वेश्चन दिया, सभी समस्याओं की जड़। सभी समस्याओं की जड़ क्या है? जो अभाव होता है वो सभी समस्याओं की जड़ होता है। मतलब हमारे पास अगर कुछ चीजों की कमी होता है, कहता है ना कि इंसान के पास जिसकी कमी होती है वो उसके कारण वो कुछ भी कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। तो इनमें से जो होता है वो राष्ट्रीय आय चर का उदाहरण है। अगला दिया है, प्रतिदर सर्वेक्षण से क्या लाभ है? तो प्रतिदर सर्वेक्षण से कम खर्चा होता है, कम समय भी लगता है, कम प्रगणन की आवश्यकता होती। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे है, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा क्या किया जाता है? सर्वेक्षण किया जाता है। अगला, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर संबंधी, साक्षरता, जनसंख्या की आकार और संरचना, इनमें से सभी। तो सारे चीज जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है उसमें। अगला दिया है, इनमें से किस विधि में उधारदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है? डायरेक्टली हम प्रभावित कर सकते हैं, किससे? टेलीफोन सर्वेक्षण से। आगे वर्ग सीमा 60 और 80 का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? जोड़ के 2 से भागा दे दो। तो 60 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 80 हो गया 140 बट्टे में 2 कितना आया? 70। 70 किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कालानुक्रम। अगला है, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 2 गो होता है। कितना होता है? 2। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग में सम्मिलित मतों की संख्या को क्या बोलते हैं? मतों की संख्या बोलते हैं आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो इनको कौन सा वर्गीकरण बोलते हैं? इसको बोलते हैं बारंबारता सारणी। अगला है, अंक गणितीय रेखा चित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका एक और नाम है जिसको बोलते हैं काल श्रेणी आलेख। अगला क्वेश्चन है, बारंबारता बहुभुज किसके व्युत्क्रम होता है? तो आयत चित्र के। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? तो एक अच्छी सारणी में सारणी संख्या, अवशीर्ष, शीर्षक और उपशीर्षक सब आता है। तो इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने और उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो इसको बोलते हैं आरेखी। आरेख के रूप में जो होता है वो ज्यादा सरल होता है। अगला, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत क्या आता है? तो इनके अंतर्गत आता है बारंबारता बहुभुज। अगला है, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म होता है? तो ये सूती वस्त्र का है। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। आगे, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो उनमें 16% से भी अधिक था। आगे है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो पता होगा, बंबई से थाने जो है वो पहला रेलगाड़ी चला था इन 2 स्थानों के बीच। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है? निजी लाभ, जन कल्याण। तो दोनों होता है, अपना भी लाभ देखता है और साथ ही साथ लोगों का भी भला करता है। आगे है, 1950 से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर कितनी थी? तो 8% वार्षिक। अगला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है जिसमें क्या होता है? बाजार में जिसकी कीमतें अधिक होती है, जिसकी मांग होती है, और लाभ भी होता है, मांग भी अधिक होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना जो है किस देश से ली गई थी? तो रूस से। आगे क्वेश्चन दिया, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना क्या था? तो वो 20 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत की गई थी? पंचवर्षीय योजना। कब? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को किया जाता है शामिल? तो इनमें कृषि, पर्यटन, उद्योग सबको शामिल किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा।
आगे भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण काल माना जाता है, किसको बोलते हैं? तो दूसरा जो चरण काल था 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो उस टाइम 1956 के औद्योगिक नीति के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। आगे दिया है विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण क्या होता है? विदेशी ऋण होता है विदेशी संस्थानों से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण। अगला क्वेश्चन दिया 1980 के दशक के मध्य में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में लेनी पड़ी थी? तो $7 बिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया था? तो कुल 6 उद्योगों को, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो इसको बोलते हैं IT कंपनी। अगला दिया कंपनी के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं बाह्य प्रापण। अगला क्वेश्चन है भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला क्षेत्रक था। LPG माने कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनसे कौन सा क्षेत्रक लाभान्वित नहीं हुआ था? तो इनमें जो है आधार संरचना लाभान्वित नहीं हुआ, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 40 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। साथ ही साथ आपके आज की एग्जाम के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट।